हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो सेल्स ग्रोथ से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट। किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें प्रॉफिट कैसे पता चलता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें चार चीज़ें होती हैं। मतलब प्रॉफिट के बाद, मतलब प्रॉफिट जब निकालते हैं तो उसमें चार चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं, तब जाके प्रॉफिट निकलता है। तो मैं उन चार चीज़ों को आपको समझा दूं। देखिए, एक होती है फिक्स कॉस्ट। क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट होती क्या है कि कोई जब कंपनी हम बनाते हैं या कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो उसका बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो जो इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अब इसका जो बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है तो वो ये होता है, उसे जितने 50 साल 20 साल चली तो ईयर ऑन ईयर उसका फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड कर देते, तो वो पता चल जाता है कि इसका कितना बेनिफिट कंपनी को मिला। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में, तो मैं बताऊंगा उसमें। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत इसे हिंदी में कहते हैं। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जैसे हम कोई कंपनी, जब हम प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो कभी हमें लेबर बढ़ानी है, या कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, कोई नई मशीन लानी है, या जो उसमें भाई भाड़ा है और किसी की सेवाएं लेनी है, सही, और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तो बहुत लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है भाई बिजनेस में से ये माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता ही, किसी बिजनेस को कोई करते हैं तो भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के लोन लेने पड़ते हैं, डेट लेना पड़ता है कंपनियों को। तो कैश फ्लो की कभी कभी आवश्यकता आ जाती है, कैश फ्लो में आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो जो भी हम कैपिटल लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट जाता है वो भी हमें पे करना पड़ता है। और चौथा एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टैक्स। आपको पता हो, जितनी कंपनियां काम करती हैं उन पर, जितने कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं उन पर एक टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। ये आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो समझ लेना। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है और जो कि कंपनियों पर लगाया जाता है, राइट। और भारत में भी ये कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, तो ये माइनस होता है। बात समझ आ गई? चारों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो अब आप बात करते हैं। तो कोई कंपनी, तो हम पहले सेल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेल्स। और सेल्स में हमें क्या निकालना? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स ग्रोथ में से, सेल्स में से हमें क्या, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो चालू बिजनेस चल रहा है हमारा, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, राइट। तो फिर हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है कि हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही पहले से, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो माइनस कर दो आप उसमें से। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अब इनडायरेक्ट कॉस्ट जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, सही। यहाँ तक बात समझ में आ। अब हमें निकालना हो नेट प्रॉफिट। क्या निकालना हो? नेट प्रॉफिट कितना हमारा किसी कंपनी का। तो आपके पास क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स। इन दोनों चीज़ों को, लाइबिलिटी को माइनस जब कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, तो हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम ईपीएस भी कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट है, किस प्रकार से हम किसी चीज़ का कितना प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को वो निकालते हैं, राइट। तो यही देखा जाता है कि भाई सेल्स ग्रोथ में ये कितना आया, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं प्योर सेल्स ग्रोथ की। तो मैं आपको बता दूं, सेल्स ग्रोथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, राइट। क्योंकि इसमें ये होता है सेल्स का, जैसे मान के चलिए कोई कंपनी, अगर मान के चलिए आपको मालूम है मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, और जैसे मान के चलिए अब ऑटोमोबाइल को ले लें, ऑटो सेक्टर को ले लें, तो बहुत सारी कंपनियाँ कार बनाती है, राइट। तो कोई कंपनी कितने कस्टमर को अपने पास खींच पाती है मार्केट में? जैसे मान चलो 100 कारें बिकती हैं साल में, 100 साल में बिकती हैं, तो मार्केट शेयर किसी कंपनी कितनी, किसी का कोई 30 बेच पाता है, कोई 40 बेच पाता है। तो जो जितनी ज़्यादा अपनी कार बेच पाएगा तो उसे कहते हैं वो उतना मार्केट शेयर को क्या गेन कर रहा है। बात समझ आ गई? तो यहाँ लिखा है सेल्स ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मार्केट शेयर गेन्स। तो जैसे मैंने बताया कि अभी साल में 100 कस्टमर हैं कार के खरीदने वाले, तो कोई भी कंपनी, जितनी कंपनियां, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी कार बेचेगी, 100 में से कोई 30 को बेच पा रही है, कोई 40 को बेच पा रही है, तो उस कंपनी का सेल्स के आधार पर वो मार्केट शेयर उन्होंने कब्जा कर लिया, राइट। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि कंपोनेंट ऑफ सेल्स ग्रोथ।
सेल्स ग्रोथ के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें देखने चाहिए कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में, राइट। तो पहला है वॉल्यूम ग्रोथ, दूसरा है वैल्यू ग्रोथ। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं, इनके मिलाकर के क्या बोलती है हमारी सेल्स ग्रोथ बनती है। अब मैं आपको बता दूं वॉल्यूम ग्रोथ क्या होती है। वॉल्यूम ग्रोथ वो होती है जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कितनी संख्या में उस प्रोडक्ट को बेचती है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचती है ना। तो जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेगी, जैसे कार बेचने वाली तो ज़्यादा कार बेचेगी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी तो ज़्यादा मोबाइल बेचेगी, राइट। या बिस्किट बनाने वाली कंपनी तो मैक्सिमम बिस्किट बेचेगी। तो जब वो अपनी सेल को बढ़ाती है, मतलब प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचती है, तो उसे कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में ज़्यादा सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, वो वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ गई, राइट। ये तो बात होगी वॉल्यूम ग्रोथ। अब आती है वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ जो होती है किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, कीमत होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। जैसे मान चलो भाई, जैसे मार्केट में हम एक हुंडई कार का एग्जांपल ले लें। हुंडई कार क्या बहुत ज़्यादा पब्लिक में डिमांड है, तो उनकी एक ब्रांड है कार, जैसे हम उसे कहते हैं क्रेटा। क्या कहते हैं? क्रेटा। एक उदाहरण, क्रेटा की जो भी मार्केट में डिमांड होगी तो वो उन्होंने जो कीमत फिक्स कर रखी है वही कीमत लेंगे आप, और उसको कोई डिस्काउंट नहीं देते। तो इसका मतलब जितनी क्रेटा ज़्यादा बिकेगी तो उसका वॉल्यूम हो गया, और जितनी कीमत उन्होंने डिसाइड करी उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो वो उसकी वैल्यू होगी। इसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू ग्रोथ होगी। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे टोयोटा की बात करें तो टोयोटा में दो गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। एक तो जो आपका फॉर्चूनर और दूसरी है इनोवा, है ना। तो ये ऐसी गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ, इनका एक अलग ही कस्टमर ब्रांड है। तो जब टोयोटा इन गाड़ियों को बेचती है तो आपने देखा नंबर ऑफ गाड़ियाँ खूब बिकती हैं। जो लग्जरी गाड़ी है फॉर्चूनर और इनोवा, तो इनका एक कस्टमर है, एक ब्रांड है, तो ये बेचते हैं, लेकिन नंबर ऑफ संख्या में बेच रहे हैं गाड़ियाँ। और दूसरा जो प्राइस है उसमें कोई डिस्काउंट वो कस्टमर को नहीं देते, कोई कस्टमर पर नहीं बेचते, मतलब डिस्काउंट पर कोई प्रोडक्ट अपना नहीं बेचते। जब वो कोई डिस्काउंट पर नहीं बेचते हैं तो आपने देखा होगा उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी है उसका और वैल्यू ग्रोथ भी है। बात समझ में आ गई? तो कहने वाला वो कीमत कम नहीं करते, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। जैसे मान के चलो अगर कोई भी, जैसे मारुति की गाड़ियाँ बता, मारुति की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो मारुति क्या कर रही है? अपनी गाड़ियाँ सेल्स बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? उन गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है। मतलब कोई कीमत है उसके पास इन्वेंट्री में बहुत सारी गाड़ियाँ, अगर मानो उस गाड़ी की कीमत डिसाइड करी उन्होंने 8 लाख रुपये, तो वो कह रही है भाई इतना डिस्काउंट कुल मिला के वो गाड़ी आपको पड़ जाएगी भाई 7 लाख में मिल जाए, तो 1 लाख रुपये तो गया ना उसका। तो उसका सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ तो हुआ लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं हुआ, राइट। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो बढ़िया नहीं मानी जाती। तो अगर किसी सेल्स ग्रोथ, कभी कभी सेल्स ग्रोथ जो वॉल्यूम से भी आ सकती है और वैल्यू से भी आ सकती है, तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग बिजनेस जिस प्रकार के होते हैं उस प्रकार की सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ होती है और उसी प्रकार की वैल्यू ग्रोथ होती है। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई हम इसे मेजरमेंट कैसे करें, हैं। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बताया वो उससे समझ में आ गया। तो एक उदाहरण लेते हैं हम, एक कंपनी है, हम 2 फाइनेंशियल ईयर को लेंगे, एक लेंगे वित्तीय वर्ष 2024 को और दूसरा वित्तीय वर्ष 2025 को। तो एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, चिप्स का पैकेट बेचती है। तो मान के चलिए एक उदाहरण है कि उसने पूरे साल में 10 पैकेट बेचे चिप्स के। कितने पैकेट बेचे? 10। उस चिप्स के पैकेट की कीमत कितनी? 5 रुपये, सही। तो पूरे साल में उसने 10 पैकेट बेचे चिप्स के, 5 रुपये की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसकी। तो 10 × 5, तो टोटल उसका जो रेवेन्यू इनकम कितनी हुई? 50 रुपये। बात समझ में आ गई? ये बात है 2024 की, फाइनेंशियल 2024 में। अब हमें अगले 2025 में अगर देखें तो उसकी सेल्स ग्रोथ क्या रही, तो ये मतलब उसका वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहा, वैल्यू ग्रोथ क्या रहा, तो ये कंपैरिजन करना पड़ेगा ना पिछले साल के और इस साल के, भाई तभी तो पता चलेगा कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल 25 की। तो 25 के हम 3 कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई 10 जो चिप्स के पैकेट बेचती है वो, और 5 रुपये के दर से ही बेचती है, राइट। और 10 × 5 तो 50 रुपये का इसका टोटल रेवेन्यू इनकम हुआ। तो इसकी ग्रोथ क्या हो गई? वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों कांस्टेंट है, कोई वृद्धि इसमें नहीं। और एक दूसरी कंडीशन है कि वो जो है पहले 10 पैकेट बेचता था, अब बेच रहा है 8। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बेच नहीं पा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है जो भी है, तो अब वो बेचता है 8 पैकेट बेचता है पूरे साल में चिप्स के। और वो क्या करता है, वो जो मार्केट में डिमांड है उसने अपनी कीमत भी कम कर दी, तो वो कीमत 5 रुपये से 4 रुपये कर दी। जब 4 रुपये कर दी तो आप 8 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 32 रुपये। तो 32 रुपये उसकी टोटल इनकम और या रेवेन्यू हुआ। अब मान के चलिए पिछले साल उसका टोटल रेवेन्यू कितना था? 50 रुपये। तो 50 रुपये टोटल रेवेन्यू था, अब 50 में से माइनस करो भाई कि 8 × 32 रुपये, तो 18 रुपये का नुकसान हो रहा है उसे।
हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आप यहाँ देखिए उसकी वॉल्यूम ग्रोथ भी माइनस में होगी और वैल्यू ग्रोथ भी माइनस में होगी, क्योंकि आपने देखा कि भाई 2 उसका भाई पहले 10 बेचता था और वो हो गया कितना 8, तो 8 जब हो गया तो कहने का मतलब 20% उसका भाई वॉल्यूम ग्रोथ घट गया और 20% उसका 1 में से चला गया 1 5 में से, तो उसका भाई 20% जो आपका वैल्यू ग्रोथ है वो भी डिस्काउंट हो गया, मतलब माइनस में हो गया। तो कंपनी का तो ग्रोथ सेल्स ग्रोथ कम हो गया, राइट। तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गया और 20% क्या हो गया, वैल्यू ग्रोथ कम हो गया, माइनस हो गया। अब एक दूसरी कंडीशन ले लेते, तो आप देखेंगे कि पहले वो कंपनी 10 बेच रही थी, बात समझ में आ रही? तो 10 पैकेट बेच रही पूरे साल में, उन्होंने क्या काम करा कि भाई जो है आप उनने 10 की जगह 12 पैकेट बेचना शुरू करे, मतलब उसने साल में पूरे 12 पैकेट बेचे। कितने पैकेट बेचे? 12। और उसने क्या कहा, जो प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपये थी उसे भी बढ़ा दिया उसने, कितना 5 रुपये से 7 रुपये कर दिया। बात समझ में आ गई? जब 7 रुपये कर दिया तो 5 को 7 रुपये कर दिया और 10 से 12 कर दिया। तो आप ये देखें तब इन्हें जो प्रोडक्ट बेचा आपने 12 पैकेट बेचे चिप्स के और 7 रुपये की दर से बेचे, तो 7 इंटू 12 इंटू 7 कर दो तो कितना हुआ, 12 7 84 रुपये हुए। बात समझ में आ गई? अब आप देखें यहाँ कि उसकी भाई 20% का वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20%, और 5 रुपये पर 2 रुपये बढ़ाए थे उसने, तो 40% उसका वैल्यू ग्रोथ बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो कुल मिला के देखा जाए तो उसकी जो सेल्स ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ गई, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ा और वैल्यू ग्रोथ भी बढ़ा, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू ग्रोथ बढ़ गई और सेल्स के बढ़ने से क्वांटिटी से उसकी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ गई। तो आपको जहाँ तक समझ में आए तो इस प्रकार से हम किसी चीज़ की जो सेल्स ग्रोथ है वो इस प्रकार से निकालते, राइट। अब बात करते हैं, देखो बैलेंस शीट एक होती है किसी कंपनी की, और मैं तो ये कहूँगा खैर बैलेंस शीट कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे मान चलो 31 मार्च को पूरे साल का होता है, राइट। अब 31 मार्च को बैलेंस शीट आ गई किसी कंपनी की। अब आप जो क्वार्टर अगला आ रहा है भाई, क्वार्टर आएगा क्वार्टर फोर्थ कब आता है भाई, जो अप्रैल मई जून 3 महीने में जो ये वाला क्वार्टर आता है। अब क्वार्टर 4 में किसी फाइनेंशियल में आप देखेंगे तो पहली बैलेंस शीट है तो चलो सही है, उससे आप देख लेंगे, पता चल जाएगा पिछले साल उसने उसमें क्या किया, तो इससे प्रॉफिट हो सकता है, मतलब आपको फायदा हो सकता है। लेकिन जब क्वार्टर में भाई पूरा पिछला है, क्या पिछला रिकॉर्ड है उसका, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि उसका वॉल्यूम ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रहा है ये भी देखना पड़ेगा। अब तो उससे पता नहीं चलता मैनेजमेंट गाइडेंस का, वो तो डाटा फिगर है, तो हमें इसलिए पीपीटी और कौन कौन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट गाइडेंस देता है कि भाई, तो वो कहता है हम सेल्स ग्रोथ बढ़ाएंगे, मतलब पिछले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर में थी भाई 12% और बाद में बढ़ा के करेंगे हम 20% या 30%। तो जो बैलेंस शीट है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्यूचर में क्या होने वाला, मार्केट बहुत डायनामिक होता है और फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जो आगे देखता है। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए बैलेंस शीट हम इसमें, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जब किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसका बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए, इंप्रूव सेल्स ग्रोथ कैन इंप्रूव द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द फ्यूचर। तो अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है तो उसका फ्यूचर में बैलेंस शीट भी बढ़िया हो जाता है और कैश फ्लो भी बढ़िया हो जाता है, तो जो स्टेटमेंट है वो इंप्रूव हो जाता है। तो बात समझ में आ गई हो, ये वहाँ तक यहाँ समझ। अब बात करते हैं कि बिक्री के परिदृश्य क्या क्या होते हैं, है ना, तो किस किस प्रकार की ग्रोथ हो सकती है किसी कंपनी में। तो हम यहाँ चीज़ें समझेंगे एक एक करके, 4 प्रकार की चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो ऑफ सेल्स ग्रोथ, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि भाई उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, जैसे FMCG कंपनियां, आपने कहा 5 रुपये का नमकीन का पैकेट है, हल्दीराम भुजिया है, और लेस का 5 रुपये पैकेट है, 10 रुपये का, बिस्किट का 5 रुपये पैकेट है। तो ये क्या, ये पूरा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का है इन कंपनियों का। अब मान चलो उनका उदाहरण लेते हैं एक कंपनी का, तो इस प्रकार की FMCG कंपनी है, तो वो क्या करती है भाई, उनका टारगेट है कि भाई जो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो, और वो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा करके अपनी जो पैकेट है उनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में बेचने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ गई? तो वो क्या करते हैं, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा होती है, मतलब हर कोई 5 रुपये में कोई प्रोडक्ट है आराम से खरीद लेगा। तो इस, और देखिए आपने एक चीज़, कुछ ऐसी FMCG कंपनियाँ होती हैं जो मसाला बनाती हैं, जैसे मधुसूदन मसाला है, तो बहुत सारे आपको हल्दी, चिली पाउडर ये सब आते हैं, तो छोटे छोटे कीमत में आते हैं, तो उनकी संख्या क्या रहती है, वो ज़्यादा मात्रा में वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो वो वॉल्यूम ग्रोथ उनमें आ जाती है। तो एक तो होती है किसी में केवल वॉल्यूम ग्रोथ है। अब दूसरी बात करते हैं कि किसी कंपनी में वैल्यू ग्रोथ है, केवल वैल्यू ग्रोथ के आधार में। तो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि कोई हॉस्पिटल बहुत बढ़िया डॉक्टर, उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया, राइट, तो जो भी कस्टमर आता है उससे वो चार्ज तो पूरा लेते हैं, भाई जो भी जाँच हो बढ़िया एक्यूरेट क्वालिटी आती है। तो जैसे मान लो किसी डॉक्टर की फीस जो भाई 1000 रुपये, तो वो 1000 रुपये से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, राइट, और बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसे बेड का भाई बेड है, भाई उनका जो आईसीयू है, जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में, तो उनको मोनोपोली है, बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया हॉस्पिटल है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, और केयर टेकर बहुत बढ़िया है, तो भाई वो भी पैसे से कोई डिस्काउंट नहीं करते। तो उनके नंबर ऑफ पेशेंट भैया आ रहे हैं, कम आते हैं, लेकिन उन्हें पेमेंट पूरा मिलता है, वो अपनी सर्विस में किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं देते। तो इस प्रकार के जो हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल मार्केट में भाई लिस्टेड हैं, जैसे एस्टर डीएम है और यथार्थ हॉस्पिटल है जो कि उसमें शायद फरीदाबाद में। तो इस प्रकार के जो हॉस्पिटल हैं वो इस प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं, तो उनमें वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ये तो होगी दूसरे प्रकार के। एक जो कंपनियां होती हैं कुछ जिनकी अब आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या होती है और वैल्यू ग्रोथ क्या होती है। कुछ कंपनियां होती हैं इनकी वैल्यू ग्रोथ कम होती है, इनका वॉल्यूम ग्रोथ कम होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या नेटवर्क जो इस प्रकार का नहीं होता, वो अपने मतलब वॉल्यूम को नहीं बढ़ा पाता, राइट, और वॉल्यूम को नहीं बढ़ा पाता तो वो पिछड़ जाते हैं। और दूसरा उनका प्रोडक्ट भी जैसे होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता अट्रैक्टिव, जो लोगों को उन्हें डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ भी कम होती है और वैल्यू ग्रोथ भी कम होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलैक्सो, रिलैक्सो का नाम सुना होगा, चप्पल बनाता है और जूते भी बनाता है। तो रिलैक्सो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो ना तो उनकी सेल्स ग्रोथ मतलब वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती है, ना वैल्यू ग्रोथ। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हमारे पास और भी वो कंपटीटर है, तो अगर वो प्रोडक्ट बेचना चाहे तो वो उसकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आती। दूसरा वो कीमत नहीं बढ़ा पाते अपने प्रोडक्ट की, तो इसलिए वैल्यू ग्रोथ नहीं आती। तो जब आप सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तब भी नुकसान ही होगा। तो मतलब उस प्रकार की चीज़ें हैं। तो रिलैक्सो जैसी कंपनी बहुत सारी हैं, तो उनमें लो वॉल्यूम ग्रोथ होती है और लो वैल्यू ग्रोथ होती है। बात समझ में आ गई? अब कुछ कंपनियां बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, एथॉस लिमिटेड है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई टोयोटा है, और आपका जो टोयोटा की कुछ गाड़ियां हैं, इनमें देखें और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें मोनोपोली रहती है उनकी। तो उनमें देखा होगा कि भाई वो महंगी चीज़ें होती हैं। तो आप जैसे सोने की बात करें, तो सोना जो ज्वेलरी का, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है या स्काई गोल्ड है, तो आपने देखा होगा वो अपना मतलब ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी बेचने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं और बेचते भी हैं। और दूसरा उनका डिज़ाइन और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। आपने देखा होगा मेकिंग चार्ज 30% 25% के समथिंग लेते हैं। तो जब 25% के लगभग देते हैं तो उनकी जो वैल्यू ग्रोथ है बहुत ज़्यादा आती है, कोई प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं देते, तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है और वैल्यू भी बढ़ता है, राइट। तो ऐसे और कुछ हॉस्पिटल भी ऐसे होते हैं जैसे उनके पेशेंट भी ज़्यादा होते हैं और पैसे भी कोई मतलब अपनी सर्विस में कोई जो कॉस्ट है उसमें जो उनका पेमेंट मिलना चाहिए, वो प्रोडक्ट की कीमत है वो भी कम नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी होता है और वैल्यू ग्रोथ भी होता है। तो इस प्रकार की कंपनियाँ बहुत बेटर होती हैं जिनका वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस प्रकार की कंपनियों की सेल्स ग्रोथ बहुत हाई होती है। बात समझ में आ गई इतनी बात? तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब तीसरी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे की बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी है माल बेचती है, तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है। ये तो आप जानते हैं, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कहीं करती है और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जो उसके पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स इनको बोलते हैं। कभी कभी ये आपको मिलेगा कौन कॉल में कि भाई चैनल पार्टनर्स हैं। तो चैनल पार्टनर्स कौन होता है? ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के स्टोर होते हैं। तो हम इसमें है SSG, SSG इनको बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और ये किस प्रकार के स्टोर होते हैं? जो इनको कंपनी को स्थापित किए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है, तो ऐसे जो कहलाते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ऐसे तो इनमें क्या होता है? इनमें भी दोनों, ये दो पार्ट होते हैं इनके। मैंने आपको बताया जो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें भी दोनों चीज़ें आती है, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ, राइट। तो जो 1 साल इनको हो चुका है उन पे अगर इनकी, तो उनको हम इसमें मानते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। ये जब भी आप जी बिजनेस या किसी पे भी सुनेंगे तो आप या कौन कॉल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये शब्द मिलेगा देखने को, राइट। इससे आप समझ जाएंगे कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां हैं उनका जो पुराने स्टोर है उन पे पहले से ही मतलब कस्टमर है, उनके पास उनका प्रोडक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये, लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको,
आपने देखा होगा कंपनियां कभी कभी जो पुराने स्टोर है वो तो चल ही रहे हैं, एक जो कैपेस करती है, एक्सपेंशन करती है बिजनेस के, तो नए स्टोर खोलती है। जैसे कल्याण ने अभी बहुत सारे नए स्टोर खोले हैं अपने ज्वेलरीज के। एक बरेली जगह, बरेली में भी खुला है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो बरेली में भी खुला है। तो अब उन्होंने क्या है, जो पुराने स्टोर है उनसे सेल आ रही है बढ़िया, उनका वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों बढ़िया, और जो नए हमने खोले हैं है ना, उनमें भी सेल्स ग्रोथ आ रही है। तो कहना कि मतलब यह है कि ऐसा ना हो कहीं कि जो नए स्टोर खोले उनमें सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो, वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हो, वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा हो, और जो पुराने स्टोर है उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उनकी ग्रोथ कम हो गई, वैल्यू ग्रोथ कम होगी, सेल्स ग्रोथ कम होगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है जो पुराना है उसका भी पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर सेल्स ग्रोथ गिर जाएगी आपकी, तो ये इसे खराब माना जाता है अगर वो खराब हो जाती है। तो इन दोनों की कहने का मतलब है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो पुराने वाले हैं हमारे स्टोर है उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब बढ़िया मानी जाती है, राइट। अगर उनकी नेगेटिव होगी, नई वालों की पॉजिटिव होगी तो सही नहीं होगी, सही। और दूसरे प्रकार के जैसे मैंने बताया कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो नए वाले होते हैं, तो हमें अगर किसी कंपनी को ओवरऑल सेल्स ग्रोथ देखनी है तो क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रिपल मतलब SSG प्लस वॉल्यूम ग्रोथ फ्रॉम न्यू स्टोर्स, मतलब जो हमारे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है पुराने वाले और प्लस न्यू सेल्स ग्रोथ, मतलब जो स्टोर्स हैं उनकी जो सेल्स ग्रोथ है, इन दोनों को मिला देंगे तब हमें क्या आपको मिलेगी ओवरऑल सेल्स ग्रोथ। तो मेरा कहने का मतलब है जो पुराने स्टोर है और नए स्टोर है वो दोनों की अगर वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ तो अच्छी होगी तो बढ़िया, लेकिन जो पुराने स्टोर हैं हमारे है ना उनकी सेल्स ग्रोथ मतलब वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, नई वालों की तो होगी। और तो ऐसा नहीं है अगर किसी एक की भी नेगेटिव हुई तो वो ये खराब हो जाती है, इससे सेल्स ग्रोथ गिर जाती है, राइट। तो ये बात होगी यहाँ पर, ये आपको पता होगा कि ओवरऑल सेल्स ग्रोथ क्या होती है। तो जब आप कौन कॉल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात पता चल जाएगी। तो मैंने बताया कि सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान चलो अब इसकी हम तुलना करें कार के, आप एक बार बताओ हमें भाई जिस स्टॉक या कंपनी की सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हमें उसमें जाना चाहिए। जैसे मान चलो हम ट्रेन का उदाहरण लेते हैं, भाई बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं है ना, आपके पास समय का अभाव, तो आप क्या करेंगे भाई राजधानी में टिकट कराएंगे नहीं कराएंगे, है ना, तभी तो आपको दिल्ली पहुँचाएगी, कहीं भी जाना दिल्ली पहुँचाएगी, और पैसे ज़्यादा आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन वो आपको समय से पहुँचाएगी, समय बचेगा आपका। क्या पैसेंजर में पैसे कम जाते हैं, देखो पैसेंजर चलती धीरे धीरे, तो आपके पास समय ज़्यादा है तो भाई पैसेंजर से जाएगी तो वो धीरे धीरे चलेगी, आपको झुला देगी। तो इसी प्रकार का भाई अगर आपको बढ़िया पैसा बनाना है तो भाई जो कंपनियां सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है उनके स्टॉक महंगे तो होते ही। महंगे का मतलब ये नहीं है कि उनका पी वैल्यू जो PE है जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, वो तो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो गफलत हो जाएगी। तो हमें और जैसे हमें ऐसी सवारी में यात्रा करनी चाहिए जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, हमें जल्दी पहुँचा दे, जैसे बस हो कार हो, तो यहाँ कार से लेते हैं, जो कार बढ़िया स्पीड से पकड़ती है तो हम उसमें सवार करेंगे। तो यहाँ बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कि भाई जो हाई स्पीड से जो कार चलती है या हाई स्पीड से कंपनी कोई ग्रोथ कर रही है, तो जितने भाई इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हो उसी में तो जाएंगे, है ना। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। जैसे मान के चलो ITC का नाम सुना होगा, IT एक FMCG कंपनी है। कभी कभी क्या होता है जो बड़ी कंपनियाँ होती है ना उनको 10% ही ग्रोथ बहुत होती है, क्योंकि उनका जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटी कंपनियां उन्हें बहुत ज़्यादा भूख होती है, वो मार्केट पे जो कब्जा करने की कोशिश करती है, मार्केट शेयर को ज़्यादा। जैसे विंटेज कॉफ़ी है, विंटेज कॉफ़ी का अगर देखेंगे आप तो उसका जो ग्रोथ है 142% है, बहुत ज़्यादा है, तो कई गुना है उसका ITC के माध्यम से। तो हमें क्या इस प्रकार की कंपनियों के साथ रहना चाहिए जिनकी सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जिस कार की ज़्यादा स्पीड है, जिस गाड़ी की ज़्यादा स्पीड है, हमें उसमें बैठ के यात्रा करनी चाहिए, ना कि जो डग्गा मार कर धीरे धीरे चल रही है उसमें बैठे। तो पैसेंजर ट्रेन में नहीं बैठना है हमें, कैसी ट्रेन में बैठ, शताब्दी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट या राजधानी, तो उसमें बैठना है। तो हमें एक चीज़ और बताएं कि हमें बिजनेस को ट्रैक करते रहना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन सेल्स ग्रोथ को, इसको हम बोलते हैं पेस ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? पेस ऑफ ग्रोथ। अगर टर्मोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं, कौन कॉल में जब पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट को या PPT में पढ़ेंगे तो आपको पेस ऑफ ग्रोथ नाम का चीज़ मिलेगा। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का घट जाता है तो उसका स्टॉक चलता नहीं। तो हमें बिजनेस को ट्रैक करते रहना चाहिए, और जब ट्रैक करेंगे तो कोई कंपनी ऐसी भी होती है, एक तो प्रॉफिट में सेल्स ग्रोथ पहले से ही ज़्यादा वो और भी बढ़ाई जा रही है, राइट, हाई स्पीड से चल रही है। और कभी कभी
कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी लो सेल्स ग्रोथ होती है और वो अपना मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ा के कुछ कैपेस करके उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस प्रकार के बिजनेस ट्रैक करनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम है, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में और अगले क्वार्टर, मान चलो किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2006 में क्वार्टर 1 में FY 26 में मतलब चलो 10% है और आने वाले समय में उसकी ग्रोथ उन्होंने कहा हम इतनी करेंगे, तो पता चला क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया तो उसमें उसकी ग्रोथ होगी 30%, तो 30% उसकी सेल्स ग्रोथ होगी, तो हमें क्या उसी में सवारी करनी चाहिए। इस प्रकार के स्टॉक को आप देखें। तो लेकिन हम आगे P2P में एनालाइज करेंगे, थोड़ा बताएंगे फिर तब उसमें आप एनालाइज। लेकिन हमें क्या हाई जो स्पीड वाली चीज़ है, अगर लो से अगर उसकी सेल्स ग्रोथ लो है और वो आगे बढ़ने वाली संभावना बढ़कर आई है, तो हमें ऐसी कंपनियों के साथ रहना चाहिए। और दूसरा होता है ऐसी कंपनियों के साथ रहें। दूसरे होते हैं जैसे हाई टू लो, कुछ कंपनियाँ होती हैं पहले बहुत हाई लेवल से ग्रोथ की उन्होंने, जिनका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा, वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, और बाद में जाके उनका क्या होता है कि भाई उनकी जो सेल्स ग्रोथ है गिर जाती है, उनका वॉल्यूम भी गिर जाता है और उनका वैल्यू भी गिर जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा आपने। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी थी, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ किया उन्होंने 10 साल कम से कम, और स्टॉक उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज आप देखेंगे वर्तमान में तो उसका जो सेल्स ऑफ ग्रोथ है वो बहुत थोड़ा ख़राब है। लेकिन मैं यहाँ चीज़ बता दूँ, या हम फाइनेंशियल मार्केट के लिए अलग थोड़ा इंडिकेटर होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल दे दिया, फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसके लिए अलग इंडिकेटर है। तो फिर भी हम अगर देखें उसकी बुक वैल्यू देखें, भाई लोन देने का तरीका देखें, रिकवरी देखें, तो आप देखिए पहले उसकी जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और अब उसकी ग्रोथ गिर गई। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहें। इस प्रकार के जिनकी सेल्स ग्रोथ गिर जाती है वो पॉइजन स्टॉक हो जाते हैं, स्लो पॉइजन भी कहते हैं। आपके डीमेट अकाउंट में अगर पड़े रहेंगे तो वो आपका धीरे धीरे पैसा खत्म कर देंगे और आप बाद में इरिटेट हो जाएंगे। इसके अलावा TCS है, HDFC है, रिलायंस है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, एशियन पेंट्स है। आप ये देखिए इन्होंने पहले बहुत ग्रोथ किया, सेल्स ग्रोथ बहुत हाई था, लेकिन आज उनका सेल्स ग्रोथ नहीं है, मतलब गिर रह गया है, बहुत कम सेल्स ग्रोथ है। तो जब ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए, राइट। बात समझ में आ गई। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मनी इन द स्टॉक मार्केट फ्लो फ्रॉम द बिजनेस विद द फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ टू बिजनेस विद द राइजिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। कहने का मतलब है शेयर बाजार में पैसा जहाँ बिक्री वृद्धि गिर जाती है, सेल्स ग्रोथ कम हो जाती है, तो जो बिजनेसमैन है, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल लेते हैं? जिस कंपनियों की क्या बोलते हैं पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? जिन कंपनियों की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो जाती है तो एक्टिव इन्वेस्टर उसमें से क्या पैसा अपना निकाल लेता है, और कहाँ लगाता है? जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होता है उसमें पैसा लगाना शुरू करता है। तो कहने वाला शेयर मार्केट में सारा पैसा उस कंपनी के पीछे आ जाता है, उसमें लगना आ जाता है। फिर आपने देखा होगा जिस प्रकार के स्टॉक होते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर बहुत सारा पैसा बना के देते हैं। इसके मैं कई उदाहरण बताता हूँ आपको। एक फोर्स मोटर का स्टॉक है। फोर्स मोटर का स्टॉक आपने देखा होगा जब कोरोना काल में नहीं चलता था, क्योंकि उनका ट्रक और DCM का बिजनेस था बहुत ज़्यादा, तो उस समय इसका मतलब डिमांड कम हो गई थी। और उसके बाद इस कंपनी धीरे धीरे, भाई कोरोना का काल खत्म हो गया और धीरे धीरे चीज़ें सही हुई। उनका कुछ लोन भी था उन पर डेट भी था, और धीरे धीरे उन्होंने कम कर लिया। तो इस प्रकार का जो बिजनेस कहलाता है टर्न अराउंड बिजनेस कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया कि लो ग्रोथ से हाई ग्रोथ में आ गई, तो देखिए उसका स्टॉक 20x हो गया, मतलब 20 गुना हो गया। आज लगभग 20,000 के लगभग वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमेशा जो शेयर मार्केट है वो आगे का देखता है, और जो डायनामिक है, कहने का मतलब है मार्केट बहुत डायनामिक है और आगे की चीज़ें देखता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब स्टॉक, और इस चार्ट तो आपका धरा रह जाता है। कोई बताए कि भाई RSI इतना हो गया निकल जाओ, नहीं है। RSI इतना हो गया और आपका रिजल्ट बढ़िया आ गया तो वो तो स्टॉक मतलब कितने कई गुना बढ़ सकता है, आपकी इतना वेल्थ क्रिएशन करेगा आप समझ नहीं सकते। तो ये चीज़ होती है। जो तो बात समझा दी मैंने आपको कि हमेशा जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो जाता है, इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर उनमें से अपना पैसा निकाल लेता है, और अपना पैसा कहाँ लगाता है? जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होता है उसमें अपना पैसा डालता है। फिर उस स्टॉक को मल्टीबैगर बनाता है, मतलब मल्टीबैगर बनते हैं और वो प्रॉफिट देते हैं। जैसे हम अब एक चीज़ और बता दूँ, पैसा हमारे पास सीमित है, पैसा कोई अनलिमिटेड तो है नहीं किसी के पास। तो हमें अपना पैसा निकाल के कहाँ निकालते हैं? भाई पैसा किसी के पास इतना सीमित नहीं, बहुत सारा पैसा हो तब भी उसके पास पैसा लिमिटेड है। तो हमें क्या करना है? अपना पैसा निकाल के जहाँ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम है वहाँ से निकालना है, और जहाँ पेस सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है उसमें पैसा डालें। तो ऐसी कंपनियों, जो धीमी गति से विकास करने वाली कंपनियाँ, हमें उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, एक उदाहरण के मतलब 2 कार है या 2 वाहन है, जिसमें आपको यात्रा किस में करना पसंद करेंगे? जहाँ जल्दी पहुँचेंगे ना,
भाई एक्सीडेंट होने की संभावना तो है नहीं, रोड बढ़िया, ड्राइवर भी बढ़िया, भाई ड्राइवर का मतलब मैनेजमेंट बढ़िया, तो हमें उस कार में, उस गाड़ी में, ट्रेन में या उस बस में हम यात्रा करेंगे जिसकी स्पीड बढ़िया हो, है ना, और हमें आराम से पहुंचा दे। तो इसी प्रकार की जो कंपनियां हैं हम उन्हीं को ट्रैक करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि किसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, और जिसमें कम हो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ उससे निकल जाना चाहिए, अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। या किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए तो आप तुरंत पैसा निकाल लीजिए। अब देखिए ऐसा चलता रहता है, किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है लेकिन पता चला किसी क्वार्टर में उसका रिजल्ट खराब हो गया, तो मैं अभी तभी तो कहता हूँ कि एक्टिव इन्वेस्टर बनना है आपको, तो हर 3 महीने में उस क्वार्टर को आप उसका रिजल्ट देखते रहिए कि कहीं कोई कंपनी मैनेजमेंट कुछ कह तो नहीं रहा। अगर सेल्स ग्रोथ घटती है तो उसमें से पैसा आपको निकाल लेना, और पैसा किस में लगा देना, जिसकी सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है। अपने ट्रैक करके रखिए कंपनियों भाई अपने उसमें, और उसमें डाल दीजिए तो आपका पैसा बनेगा बढ़िया से। ऐसे ही आप देख लो बहुत सारे सेक्टर हैं, पेंट का देख लो तो पेंट में देखिए बिरला ओपस बहुत बढ़िया कर रहा है, और बाकी एशियन पेंट से, इंडिगो पेंट से बढ़िया नहीं कर रहा है। ज्वेलरी में देख लिया आप, कल्याण ज्वेलर्स है, बढ़िया उसका ग्रोथ है। स्काई गोल्ड है दूसरे नंबर पर, टाइटन है, और पीसी ज्वेलर्स है। आप देखिए तो पीसी ज्वेलर का स्टॉक नहीं चल रहा है, कल्याण ज्वेलर और स्काई गोल्ड भागे जा रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, है ना। कार की बात करें तो कार जो बहुत सारी आप देखें जो कैब वाली कंपनियां, तो उसमें कुछ कंपनियां बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। जैसे मान चलो जोमेटो की बात करें, जोमेटो पहले था जब फूड डिलीवरी में था तो उसका जो स्टॉक नहीं चलता था, है ना, किसी ने कह दिया इसका स्टॉक 40 रुपये भी आएगा, अमेरिका कोई था। लेकिन आपने जब से उन्हें ब्लिंकिट का वो किया, कैपेक्स किया, उसको अडॉप्ट किया, एक्सपेंशन किया, तो देखिए उसका स्टॉक भागे जा रहा है। तो उसका अभी इस बार नंबर आया तो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर आया, उसका सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा आया। तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो, है ना। और लगेज इंडस्ट्री में देख लें, कुछ लगेज इंडस्ट्री में बहुत सारे, आपने VIP टूरिस्ट का देखा, अमेरिकन टूरिस्टर का देखा, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अपना डिस्काउंट पर माल बेचती हैं, तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ तो होता है लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं होता। तो इस प्रकार की कंपनियां ये चीज़ें आती हैं। और इसी तो कहने का मतलब जो फुटवेयर में देख लो, फुटवेयर में आप देखें जैसे रिलैक्सो का भाई डिमांड नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है उसमें। तो हर सेक्टर में आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जहां पर उनकी सेल्स ग्रोथ कम है और कुछ कंपनियों की सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम बात करेंगे 2 कंपनियों का मेरे पास डाटा है तो हम बात करते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर की दोनों कंपनियां हैं तो हम थोड़ा इससे समझ लेते हैं। और लाइव अभी समय मैंने अभी इसका कौन पढ़ा और उसमें से डेटा निकालने की कोशिश की। तो एक कंपनी का नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस जो है वही लग्जरी गाड़ियाँ बनाता है, छोटी गाड़ियाँ बनाता है और ट्रैक्टर भी बेचता है। तो इस बार आप देखें तो उसका जो SUV वॉल्यूम ग्रोथ है वो 22% है, 22% है। और इसका देखें आप सेल्स वॉल्यूम उसका मारुति का Q1 जो है FY26 का, उसमें देखें तो इसका जो टोटल नेट सेल्स है वो 8.1% है, राइट। ये आप देखें तो अब देखिए मारुति से कई गुना इसका ज़्यादा है। और देखें अगर पैट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखें तो जो मारुति का जो पैट ग्रोथ है वो 1.7% है। और अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो पैट ग्रोथ 24% है। आप समझ रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ विकास करें। ROE की बात करें तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का ROE जो पॉजिटिव डायरेक्शन में 20.6 है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो है कि भाई जो सेल्स ग्रोथ वाली कंपनियां हैं जिनमें ज़्यादा होती है। और आज आप देख लीजिए पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 22% के लगभग ग्रोथ कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, और मारुति भाई क्या 8.1 के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। अब हम बात करें कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है दोनों का, तो आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो Q1 है FY26 में, तो आप देखें रेवेन्यू 22% की दर से बढ़ रहा है, और पैट जो उसका बढ़ा है वो 24% बढ़ा है। मैं एक चीज़ और बता दूं, आगे पढ़ाऊंगा। खैर जब किसी कंपनी का जो पैट ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है तो उसे ऑपरेटिंग लेवरेज माना जाता है। कहने मतलब संसाधन वही हैं, फिक्स कॉस्ट वही है, लेकिन हम उसका मैक्सिमम प्रॉफिट या फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसी को पैट ग्रोथ कहते हैं। अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ से और पैट ग्रोथ ज़्यादा होता है तो बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो ध्यान रखना, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, तो इसमें देखेंगे। और तो कहने का मतलब मार्केट शेयर गेन कर रही है वो कंपनी, तो ये इतना आ रहा है। दूसरा इसमें देखें मारुति का फाइनेंशियल क्वार्टर, और देखें इसमें तो आपको मिलेगा जो रेवेन्यू है उसका स्टैंडर्ड जो 1 है, और वो देखें आप 26% है, और पैट है 32% महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंशियल रिजल्ट में देखेंगे तो कहने का मतलब है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वो बढ़िया से बढ़िया करी जा रही है और उसका सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है।
अब बात करें सेल्स वॉल्यूम की, मारुति की सेल्स वॉल्यूम की बात करें, कभी कभी किसी कंपनी में सेल्स वॉल्यूम देते हैं, किसी में नेट ग्रोथ देते हैं, वो अलग चीज़ होती है, आपको पढ़ने की टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सेल्स वॉल्यूम जो है, नेट सेल्स की बात करें तो -5.7 है, ईयर ऑन ईयर बात करें, मतलब क्वार्टर FY26 में और क्वार्टर 4, अगर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में बात करें, एक क्वार्टर में अंतर आया है, तो जो पिछला क्वार्टर निकला है जून में जो आया है, और जो मतलब कहने का मतलब क्वार्टर 1 FY26 और क्वार्टर 4 FY25 का जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें देखें जो सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ है मारुति की वो -12.7% है, और नेट सेल्स की बात करें तो -5.7 है, और अगर हम पेट ग्रोथ की बात करें तो वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। और दूसरी तरफ देखें इसका मारुति का, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो आप देखिए उसका ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं कॉन कॉल की, तो कॉन कॉल में देखिए कई चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को होती हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो आपको पढ़ के मैं बता सकता हूँ। लेट मी देन मूव टू द की द मैसेज फ्रॉम आर रिजल्ट दिस क्वार्टर, इट वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ओवरऑल, we have had to number the strong quarter of some time now, but I would look at this as amongst the strongest। ये देखिए कितना बढ़िया गाइडेंस है इसका, है ना। और इसकी देखो बात है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने बताया 24% है, ROE इसका 20% है, 26% है। तो आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बढ़िया कर रही है। फिर वहीं पे वही बात आ जाती है, की पॉइंट में देखें तो रेवेन्यू इसका 22% की ग्रोथ करा है कंसोलिडेटेड लेवल पर, और जो आपका पेट ग्रोथ है वो 24% है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, और इसका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव है, जो सेल्स ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ज़्यादा है। जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में कार बेच रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, और पेट ग्रोथ उसका भी ज़्यादा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो ये मोटा मोटा था सेल्स ग्रोथ क्या होती है, आपको समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे को आप जो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए। और अगला जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज पे, क्योंकि सेल्स ग्रोथ के बाद मतलब जो आता टॉपिक ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे बताया कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, किसी कंपनी को ट्रैक करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सबको बड़ी केयरफुली पढ़ना और समझना चाहिए। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो उसे बार बार पढ़ें, सही। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करें। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, मैंने बताया स्कैनर में जाएँ, या कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ, या NSE या BSE में जाएँ। स्कैनर का मैं बता दूँ, स्कैनर में जब जाएंगे तो आप किसी कंपनी का नाम टाइप करेंगे, तो आप उसका बुक खुल जाएगा। फिर खुल जाए तो उसमें आता है डॉक्यूमेंट में जब जाएंगे तो वहाँ जैसे डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट राइट हैंड में PPT भी आता है, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आती है। तो उसमें ट्रांसक्रिप्ट और PPT पढ़ना है ना। ट्रांसक्रिप्ट में आपको उसका जो मैंने बताया, PPT में आपको क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा, और ट्रांसक्रिप्ट में आपका क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा। तो दोनों को बढ़िया सावधानी से पढ़ने की आदत डालनी है। मैं समझता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको सेल्स ग्रोथ पढ़ने की आदत डाल देनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ क्या है, कैसे आती है, वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, जो मैंने बताया वो चीज़ें, तो इस पर थोड़ा काम करना शुरू करिए, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। और आज से ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। और मैं कह रहा हूँ अभी भी किसी स्टॉक को आप कूदना नहीं है। मैंने बताया किसी स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जितने नाम बताए वो हमने उदाहरण के तौर पे लिए, तो इसमें ज़्यादा कूदना नहीं है इसमें कि एकदम जंप लगा दो। अभी पूरी चीज़ों को समझ लो, उसके बाद फिर अपना काम कर सकते हो। और अगर आपको आने वाला वीडियो मिले तो उसके लिए बेल आइकॉन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ चाहिए तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आपका दिन और रात्रि शुभ हो, बढ़िया, ऐसी मेरी शुभकामनाएं ईश्वर से, आपका मंगल हो, और आप सही से सीखें, और बढ़िया से जब आप सीख जाएंगे एक्टिव इन्वेस्टर बने, और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बने, बहुत सारा पैसा कमाएं, क्योंकि संसाधनों पे बाकी लोगों का जितना हक है उतना हक आपका भी है, और वो हक आपको मिलना चाहिए, और मिलेगा तभी जब हम मेहनत करेंगे, राइट। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।